हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज सिंह क्लासेस। तो आज की वीडियो में हम लोग बिहार आईटीआई का 2005 में पूछे गए सामान्य विज्ञान के क्वेश्चंस को देखेंगे, यानी साइंस के क्वेश्चंस को देखेंगे। अगर मैं 2005 की बात करूं, 2005 की, तो 2005 में आप लोगों को जो टोटल 50 क्वेश्चन पूछा था फिजिक्स केमिस्ट्री मिलाकर। तो आज की वीडियो में हम लोग 25 क्वेश्चंस करेंगे और 25 क्वेश्चन जो है वो अगले वीडियो में करेंगे। चूँकि वीडियो लंबा ना हो और चीज़ें और ज़्यादा जो है क्लियरफाई हो, तो इसके लिए जो मैंने यहाँ पे 25 क्वेश्चन जो है सेलेक्ट किया है और 25 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते चलेंगे। तो बिल्कुल चैनल पे बने रहिए। इस वीडियो में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है सवाल हैं जो कि काफ़ी बार रिपीट किए हैं आपका बिहार आईटीआई में। तो बिल्कुल बने रहें चैनल पर अंत तक। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को और देखते हैं सबसे पहला नंबर सवाल को कि यहाँ पे पहला नंबर सवाल कहा क्या आ रहा है। देखिएगा यहाँ पे 51 यानी 51 से लेकर 50 क्वेश्चन जो था वो आपका जीके का था और जीके का जो है वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है चैनल पे, तो बिल्कुल जाकर देख लें आपका 2005 में पूछे गए क्वेश्चंस का। तो बिल्कुल अब हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ पे 51 नंबर सवाल को। निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रदूषण नहीं होता है। देखिएगा निम्नलिखित ये जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से किसके द्वारा जो है प्रदूषण नहीं किया जाता, ये आप लोगों से पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है आप लोग का डीजल ट्रेन, सेकेंड में आपका इलेक्ट्रिक ट्रेन है, फिर आपका ध्वनि प्रसारण है, फिर मोटर कार है। तो अगर मैं बात करूं एक एक करके इन तीन ऑप्शंस का, ए, सी और डी का, तो देखिए डीजल ट्रेन भी आपका प्रदूषण करता है, ध्वनि प्रसारण भी जो ये भी साउंड पोल्यूशन होता है, मोटर कार से भी जो है जो धुएं निकलते हैं उससे भी क्या होता है, प्रदूषण ही होता है। एक ही यहाँ पे ऑप्शन है आपका इलेक्ट्रिक ट्रेन जो कि प्रदूषण नहीं करता है। तो बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन बी जो होगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पे 52 नंबर सवाल क्या कह रहा है। सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होता है, सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होता है, वह रीजन कौन सा है जिसके कारण सूर्य से जो है आपका ऊर्जा उत्सर्जित होता है। तो आप लोग को सिंपल याद रखना है, सूर्य से जो ऊर्जा उत्सर्जित होता है वो आपका नाभिकीय संलयन के कारण होता है। किसके कारण होता है, नाभिकीय संलयन के कारण होता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है, याद रखना है आप लोगों को, नाभिकीय संलयन। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 53 नंबर क्वेश्चन है। देखिएगा इसका क्या होगा सही आंसर। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं। देखिए यांत्रिक ऊर्जा जो है आपका और विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने का जो है विधि या यंत्र जो है पूछ रहा है, जो कि इन चारों ऑप्शन में से एक सही है। तो ऑप्शन में पढ़ लेता हूँ। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए में यहाँ पे विद्युत मोटर द्वारा, ऑप्शन बी में आपका विद्युत इस्त्री द्वारा यानी प्रेस द्वारा, शीशा संचायक सेल द्वारा, और चौथे नंबर में है आपका ऑप्शन डी में आपका विद्युत जनित्र द्वारा। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने की, तो बिल्कुल आप लोग को याद होगा इसका जो है सही आंसर वो आपका विद्युत जनित्र होगा। विद्युत जनित्र एक यंत्र है जिससे जो आपका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो आगे देखिए यहाँ पे 54 नंबर सवाल क्या कह रहा है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब होता है, जो समतल दर्पण होते हैं उसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है ये आपसे पूछ रहा है। तो आप लोग को बिल्कुल याद रखना है, अगर ऑप्शन ए में दिया हुआ है वास्तविक एवं सीधा, ऑप्शन बी में आपका वास्तविक एवं उल्टा, और ऑप्शन सी में आभासी एवं सीधा, ऑप्शन डी में आभासी एवं उल्टा। तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है कि यहाँ पे जो होगा ऑप्शन सी आभासी एवं सीधा, ये बिल्कुल करेक्ट है। यानी समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो आपका आभासी एवं सीधा बनता है। ओके, तो अगला सवाल देखिएगा 55 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। लेक लांसी सेल में विद्युत द्विध्रुवक के लिए प्रयुक्त होता है। लेक लांसी सेल में विद्युत ध्रुवक के लिए प्रयुक्त होता है। विद्युत ध्रुवक के लिए कौन सा प्रयुक्त होता है। ऑप्शन है आप लोगों का यहाँ पे पारा, ऑप्शन बी में आपका दस्ता, ऑप्शन सी में अमोनियम क्लोराइड, और आपका ऑप्शन डी में है आपका मैग्नीज डाइऑक्साइड। तो कौन सा सही होगा इसमें से। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे लेक लांसी सेल में, तो विद्युत ध्रुवक के रूप में जो उपयोग होता है वो होता है आपका मैग्नीज डाइऑक्साइड। तो मैग्नीज डाइऑक्साइड आप लोग को बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो रहा है ऑप्शन, आप लोग को याद रखना है ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। लेक लांसी सेल में विद्युत द्विध्रुव के रूप में आपका जो है विद्युत द्विध्रुवक के रूप में जो आपका है मैग्नीज डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। अगला देखिए 56 नंबर सवाल क्या कह रहा है। एक समान वेग से गतिशील ट्रेन में, एक समान वेग से जो है गतिशील ट्रेन है और एक यात्री जो है एक गेंद को लेकर ऊपर उछालता है। एक यात्री क्या करता है, गेंद को लेकर ऊपर उछालता है, तो गेंद वापस आएगी, गेंद जो है नीचे जो आएगी वो कैसे आएगी ये आपसे पूछ रहा है। कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है, यात्री के हाथ में, यात्री के बगल में, यात्री के आगे ट्रेन की गति की दिशा में, या यात्री के ट्रेन के गति के विपरीत दिशा में।
तो बिल्कुल एक बात आप लोग नोटिस किए होंगे, कभी भी कोई सामान आप लोग ट्रेन में उछाल के देखे होंगे, वो बिल्कुल आपके हाथ में ही आएगा और इधर उधर बिल्कुल नहीं जाएगा। तो बिल्कुल इसका ऑप्शन जो होगा वो आपका ए सही हो जाएगा, यात्री के हाथ में। कोई भी जो है चलती ट्रेन में जो है आप अगर बैठे हुए हैं और कोई भी चीज़ जो ऊपर फेंकेंगे तो वो क्या होगा, सीधा आपके हाथ में ही आएगा। तो बिल्कुल ये जो है इजी सवाल था, आप लोगों को याद रखना है। ओके, तो आगे देखते हैं यहाँ पे सवाल। यहाँ पे 57 नंबर सवाल क्या कह रहा है, एक यौगिक का अणुसूत्र C4H8O2 है, इसका मूलानुपाती सूत्र होगा। इसका मूलानुपाती सूत्र होगा। देखिए ये न्यूमेरिकल बेस्ड है, बट एक अगर आप लोग को ट्रिक आता होगा तो बिल्कुल 1 मिनट में 1 सेकेंड में आप लोग जो है इसका आंसर दे सकते हैं। तो देखिए वो ट्रिक क्या है जिससे आप लोग इसे आसानी से बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगर कहीं भी सवाल पूछे आप लोगों से, मूलानुपाती सूत्र पूछे या सामान्य सूत्र पूछे, क्या मूलानुपाती सूत्र पूछे या सामान्य सूत्र पूछे, तो सिंपल आप लोग को एक ट्रिक याद रखना है कि अगर अनुसूत्र दिया हुआ है तो आप लोग को देखना है कि उसमें से सबसे छोटा सम संख्या कौन है। मैं क्या बोल रहा हूँ, उसमें आप लोग को देखना है सबसे छोटा सम संख्या कौन है। C4 आपका H8 में और O2 में सबसे छोटा सम संख्या कौन है, तो सबसे छोटा सम संख्या आंसर होगा 2 है। इसी तरह से आप लोग को चेक करना, कोई भी यहाँ पे अनुसूत्र दिया हुआ है और अगर आपको मूलानुपाती या सामान्य सूत्र पूछ रहा है तो आपको देखना सबसे छोटा सम संख्या कौन है। जो भी सबसे छोटा सम संख्या होगा उससे सबको भाग दे देना है। यानी C4 H8 और आपका O2 ये है, इसमें से सबसे छोटा सम संख्या 2 है, तो 2 से सबको भाग दे देंगे। 4 को भी भाग दे देंगे, 8 को भी भाग दे देंगे और 2 को भी भाग दे देंगे। देखिए अगर 2 को 4 से करेंगे तो 2 हो जाएगा, 8 को 2 से यानी भाग दे देंगे 2 को 8 से तो वो भी 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 कट के 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे सूत्र क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका C2H4 और O हो जाएगा, यानी ऑक्सीजन हो जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग को बिल्कुल ये ट्रिक याद रखना है, 1 सेकंड में सवाल बनेगा। अगर इसको आप लोग लॉन्ग टर्म से बनाना चाहेंगे तो काफ़ी जो है इसका लॉन्ग टर्म है, बाद में मैं कभी आप लोगों को बताऊंगा, काफ़ी लॉन्ग टर्म है। तो आप लोग केवल ट्रिक ही याद रखें। ओके, तो चलिए यहाँ पे अगले सवाल को लिखते हैं, 58 नंबर सवाल को। देखिए यहाँ पे 58 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि 6.022 × 10⁻23 अणु, परमाणु या आयनों के समूह को कहते हैं। ये जो आपका एक जो आपका यह मान दिया हुआ है 6.022 गुने 10⁻23, तो इस अणु और परमाणुओं या आयनों का समूह का कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, तो ये आप लोग को बताना है। तो देखिए ये जो आप लोगों का दिया हुआ है 6.022 × 10⁻20, इसे हम लोग एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं या मोलों की संख्या बोलते हैं। तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मोलों की संख्या बोलते हैं। यानी 1 मोल इक्वल टू होता है 6.022 × 10⁻23 होता है। 1 मोल इक्वल टू कितना होता है, 6.022 × 10⁻23 होता है। तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। अगला सवाल देखिए 59 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 1 मोल NaCl बराबर होता है। 1 मोल NaCl बराबर होता है, तो इसको आप लोग कैसे सोल्यूशन निकालेंगे। 1 मोल NaCl बराबर होता है, देखिए इसका 2 है। एक तो आप लोग मान याद रख लीजिए कि 58.5 ग्राम NaCl होगा, और दूसरे में अगर आप लोग इसको बनाना चाहें तो किस तरह से बना सकते हैं। तो सिंपल है इसका, देखिए अगर आपसे 1 मोल NaCl पूछे या कुछ भी पूछे, यहाँ पे कोई भी यौगिक दिया हो रहा है, सिंपल आप लोग को इसको क्या करना है, एटॉमिक मास निकाल कर उसको जोड़ देना है। किस तरह से, देखिए NaCl यहाँ पे दिया हुआ है ना, तो देखिए Na का जो है आपका Na यानी सोडियम का जो अगर एटॉमिक मास की बात करें तो वो होता है कितना, वो होता है आप लोगों का 23 होता है। कितना होता है, 23 होता है। और वहीं पे अगर मैं बात करूं क्लोरीन का, तो क्लोरीन का जो होता है वो होता है आपका 35.5 होता है। कितना होता है, 35.5 होता है। और जब आप लोग 23 और 35.5 को एक जगह जोड़ेंगे तो आंसर आप लोगों का आ जाएगा 58.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 58.5 ग्राम हो जाएगा। तो अगर आप लोग इस तरह का सवाल आए तो बिल्कुल यहाँ पे कोई भी यौगिक चेंज कर सकता है। सवाल आप लोग का सेम पूछेगा लेकिन यहाँ पे यौगिक जो है चेंज कर देगा। तो आप लोग को सिंपली उसका एटॉमिक मास निकालना है और बता देना है इसका आंसर क्या होगा। ओके, चलिए अगला सवाल को लेते हैं। यहाँ पे देखिए हिंट्स भी आप लोग के यहाँ पे दिया हुआ है कि सोडियम का आपका 23 है, क्लोरीन का 35.5 है, दोनों को जोड़िएगा आंसर आ जाएगा बिल्कुल। तो अगला देखिए सवाल यहाँ पे 58.5 ग्राम NaCl बराबर होता है। देखिए सवाल को घुमा कर भी पूछ सकता है, तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है 58.5 ग्राम NaCl बराबर होता है, वो होता है आपका 1 ग्राम मोल के बराबर होता है। कितना, 1 ग्राम मोल के बराबर होता है। तो बिल्कुल ऑप्शन ए सही है, आप लोग को याद रखना है। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 61 नंबर सवाल क्या कह रहा है, एक दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को
मतलब क्या होता है, क्या समस्याएं होती हैं एक दूरदृष्टि दोष से पीड़ित समस्या से पीड़ित व्यक्ति को। तो ऑप्शन आप लोग को दिया हुआ है, दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देगी। ऑप्शन बी में पास की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देगी। ऑप्शन सी में आपका पास की वस्तुएं मुड़ी हुई दिखाई देती है। ऑप्शन डी में आप लोगों को दूर की वस्तुएं जो है मुड़ी हुई दिखाई देती है। तो अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा थोड़ा सा भी फिजिक्स को क्लास 10th में, तो बिल्कुल आप लोग आंसर दे पा रहे होंगे कि दूरदृष्टि के दोष के जो पीड़ित व्यक्ति को क्या होता है कि पास की वस्तुएं क्या होती है, साफ साफ दिखाई नहीं देती हैं। उल्टा होता है, दूरदृष्टि दोष वालों को पास का जो है वस्तु नहीं दिखाई देगा। नज़दीक के आपका नज़दीक दृष्टि दोष जो होता है आपका, उसके लिए क्या होता है, दूर की दृष्टि जो है सही से दिखाई नहीं देता, उल्टा होता है। तो बिल्कुल आप लोग को याद रखेंगे, दूरदृष्टि वालों को क्या होता है कि पास के जो है वस्तुएँ साफ साफ दिखाई नहीं देती हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे सवाल नंबर यहाँ पे 62 को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश का वेग अधिकतम होगा? निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश का वेग सबसे अधिकतम होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है आपका वायु, ऑप्शन बी में आप लोगों का जल है, ऑप्शन सी में कांच है आप लोगों का, ऑप्शन डी में निर्वात है। तो बिल्कुल इसका अगर हम सही आंसर की बात करें, यहाँ पे पूछ रहा है आप लोगों को किस माध्यम में प्रकाश का वेग सबसे अधिक होगा, तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है ऑप्शन डी में, निर्वात में जो होता है प्रकाश का चाल बहुत ही अधिक होता है। तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है, क्लास 10th में आप लोग पढ़े होंगे कि निर्वात में जो है आपका प्रकाश का चाल क्या होता है, गति जो है वो होता है बढ़ जाता है। ओके, तो चलिए अगला सवाल को लेते हैं। यहाँ पे 63 नंबर सवाल को, स्थिर जल में पत्थर गिरने पर उत्पन्न तरंगें, स्थिर जल में पत्थर गिरने पर उत्पन्न तरंगें कैसी होंगी? तो ऑप्शन ए है यहाँ पे अनुप्रस्थ प्रागामी होगा, अनुप्रस्थ अप्रगामी होगा, अनुदैर्ध्य प्रगामी होगा, अनुदैर्ध्य प्रगामी होगा। तो आपका ऑप्शन जो है यहाँ पे सही है वो है आपका ऑप्शन ए, यानी अनुप्रस्थ प्रगामी होगा। कैसा होगा? अनुप्रस्थ प्रगामी होगा। तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 64 नंबर सवाल, और इसका आंसर आप लोग को खुद से कमेंट करके बताना है कि इसका कौन सा ऑप्शन सही है, ए बी सी और डी, इसमें से कौन सा सही है। ध्वनि तरंगे हैं, ध्वनि तरंगे हैं, सवाल एक बार समझिए, ध्वनि तरंगे हैं क्या हैं? ऑप्शन ए विद्युत चुंबकीय तरंगे, ऑप्शन बी प्रत्यास्थ तरंगे, ऑप्शन सी दोनों विद्युत चुंबकीय एवं प्रत्यास्थ तरंगे, ऑप्शन डी अघात तरंगे। इनमें से कौन सा सही है, ए बी सी या डी? आप लोग को कमेंट करके जल्दी से बताना है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 65 नंबर सवाल को देखते हैं। किसी तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है, किसी तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। ऑप्शन है आप लोग का तार की लंबाई पर, ऑप्शन बी है आप लोग का तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, ऑप्शन सी है आप लोग का तार के प्रतिरोध पर, ऑप्शन डी है तार के पदार्थ पर। यहाँ पे पूछ क्या रहा है आप लोग का विशिष्ट प्रतिरोध। अगर प्रतिरोध की बात करें तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा आपका तार के पदार्थ पर, यानी जैसा पदार्थ रहेगा वैसा आपका प्रतिरोध जो है निर्भर डिपेंड करता है। तो बिल्कुल आप लोग का ऑप्शन डी क्या हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 66 नंबर सवाल क्या कर रहा है, एक ट्रांसफार्मर कार्य करता है। क्या कार्य करता है एक ट्रांसफार्मर, ये आप लोग को बताना है। तो बिल्कुल आप लोग को याद होगा, ट्रांसफार्मर जो है वो कार्य करता है विद्युत वाहक बल पैदा करने का। कैसा? विद्युत वाहक बल पैदा करने का जो है कार्य करता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगर याद नहीं है तो आप लोग को याद रखना है कि एक ट्रांसफार्मर जो है कार्य करता है विद्युत वाहक बल पैदा करने का। किसका? विद्युत वाहक बल पैदा करने का। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 67 नंबर क्या कर रहा है, निम्न में से कौन स्रोत से प्राप्त बिजली सबसे जो है सस्ती है, यानी कौन सा स्रोत से जो है बिजली जो उत्पन्न होता है वो सबसे सस्ता है, ये आप लोग को बताना है। ऑप्शन है आप लोग को सौर ऊर्जा, ऑप्शन बी आपका पवन ऊर्जा, ऑप्शन सी जल विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन डी नाभिकीय ऊर्जा। तो यहाँ पे क्या होगा सही आंसर, यहाँ पे सौर ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा, ये तीनों जो है आपका थोड़ा सा महंगा है पवन ऊर्जा से। ओके, तो पवन ऊर्जा चूँकि ये पे आसान है, चूँकि ये नेचर से ही होता है और जैसे हवा चलेगी बिजली उत्पन्न होता है, तो इसमें ज़्यादा खर्चा होता नहीं है। तो सबसे सस्ती ऊर्जा जो होती है वो होती है आपका पवन ऊर्जा से। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पे 68 नंबर सवाल, 68 नंबर सवाल डायरेक्ट एक इस तरह के सवाल जो है हम लोग देख चुके हैं इसी को वीडियो के अंदर। वहाँ पे सवाल क्या था कि 6.022 इंटू 10⁻23 ये जो है संख्या किससे बिलोंग करता है, और यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि एवोगाड्रो संख्या का मान क्या है। तो मैंने बोला था एवोगाड्रो संख्या का मान जो होता है आपका 6.022 इंटू 10⁻23 होता है, यानी ये संख्या तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। और इसे हम लोग 1 मोल इक्वल टू जो होता है वो होता है 1.60.22 इंटू 10⁻23 होता है। तो इसे भी आप लोग इस तरह से याद रखना है, 1 मोल बराबर कितना होगा आपका, उसका भी आंसर यही होगा। और एवोगाड्रो संख्या बराबर क्या होगा उसका भी आंसर यही होगा। तो आपको घुरा घुरा के क्वेश्चन पूछ सकता है, तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। ओके,
अगला सवाल देखिए 69 नंबर सवाल क्या कह रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड के एक मोल में सल्फर डाइऑक्साइड के एक मोल में क्या होता है, ये आप लोग को बताना है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड परमाणुओं की एवोगाड्रो संख्या होती है। ऑप्शन बी में आप लोग को दिया हुआ है अणुओं की वही संख्या होती है जितनी हाइड्रोजन की 1 ग्राम में होता है। ऑप्शन सी में है आप लोगों का अणुओं की वही संख्या होती है जितनी ऑक्सीजन के 16 ग्राम में होता है। ऑप्शन डी में आप लोग को दिया हुआ सल्फर डाइऑक्साइड के 6.022 इंटू 10⁻23 अणु होते हैं। देखिए सवाल यहाँ पे समझिए क्या कह रहा था, सल्फर डाइऑक्साइड के 1 मोल में, और 1 मोल बराबर मैंने क्या याद करवाया आप लोगों को, 1 मोल बराबर होता कितना है, 1 मोल बराबर होता है आपका 6.022 इंटू 10⁻23। और इसे आप लोग बिल्कुल याद रखना। देखिए सवाल किस तरह से घुमा घुमा पूछता है, आंसर एक ही है। तो यहाँ पे देखिए पूछ रहा है सल्फर डाइऑक्साइड का 1 मोल, और चूंकि 1 मोल में क्या होता है, मान क्या होता है 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे सही, ऑप्शन हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड के 6.022 इंटू 10⁻23 अणु होंगे। कितने होंगे, 6.0223 इंटू 10⁻23 अणु होंगे। 1 मोल कहने का मतलब क्या है कि उसमें जो है कितना अणु की संख्या है, यानी कितने कण मौजूद हैं, उसे ही हम लोग 1 मोल कहते हैं। जैसे कोई भी अनाज का एक ढेर होता है ना, तो उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, गिन तो नहीं सकते हैं ना, तो उसको एक आइडिया से कहते हैं कि ये इतना 1 केजी है। तो हम लोग 1 केजी में ही, अगर मैं बोलूँ 1 केजी में है कितना अनाज है उसमें, ये गिनना संभव नहीं है। तो उसी तरह से एक मान जो है मान लिया गया है कि इतना जो है पदार्थ में इतने कण जो है उपस्थित होते हैं, और इसका मान जो ले लिया गया है वो आपका 0.223 इंटू 10⁻23 ले लिया गया है। और उसी को जो है एक मान लिया गया है कि 1 मोल में इतने ही कण होते हैं। क्या होता है, 1 मोल में इतने ही कण होते हैं। तो ये एक जो है माना हुआ मान है, तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। ओके, सवाल को लेते हैं यहाँ पे 70 नंबर सवाल क्या कर रहा है, देखिएगा H2SO4 का आणविक द्रव्यमान आपका 98 AMU है। कितना है, 98 AMU है। और है तो H2SO4 के अणु का द्रव्यमान ग्राम में बताइए। अणु का द्रव्यमान क्या करना है, ग्राम में बताइए। देखिए यहाँ पे सिंपली जो है 98 AMU जो दिया हुआ है यहाँ पे, एक यानी एटॉमिक मास यूनिट जो दिया हुआ है आपका, एटॉमिक मास यूनिट जो दिया हुआ है आप लोगों का, इसको आप लोग को सिंपली क्या करना है, ग्राम में कन्वर्ट करना है, ग्राम में कन्वर्ट करना है। देखिए सिंपली यही बोल रहा है यहाँ पे, आणविक द्रव्यमान जो है आपका 98 AMU है, और आप लोग को क्या करना है, ग्राम में आणविक द्रव्यमान बताना है 98 AMU का। तो अब आप लोग को क्या करना है, एक जो है आप लोग को मान याद रखना है। वो कौन सा मान याद रखना है, मैं बताता हूँ यहाँ पे, कि एक जो है AMU बराबर क्या होता है, एक AMU बराबर यानी एटॉमिक मास यूनिट बराबर क्या होता है, इसे आप लोग को याद रखना है। एक AMU अगर आप लोग को ये मान याद रहेगा तो 98 को गुना कर देंगे उससे, तो आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है, एक AMU बराबर जो होता है वो होता है आपका 1.661 इंटू 10⁻24 होता है। 1.661 इंटू 10⁻24 होता है। इसे आप लोग को याद रखना है बिल्कुल। एक AMU बराबर कितना होगा, 1.661 इंटू 10⁻24 ग्राम होगा। कितना होगा, ग्राम होगा। तो अब देखिए अगर आप लोग को एक AMU बराबर पता चल गया, एक AMU बराबर पता चल गया, तो 98 AMU बराबर कितना ग्राम है नहीं निकाल पाएंगे। क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए हम लोग गुना कर देंगे एक AMU जितना मान है ग्राम का। तो एक AMU बराबर कितना ग्राम है, 1.661 इंटू 10⁻24 गुने हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे 98 कर देंगे। क्योंकि एक AMU बराबर इतना ग्राम है, तो 98 AMU बराबर कितना ग्राम होगा, तो इसको क्या करेंगे, सिंपली गुना कर देंगे। और जब आप लोग गुना करेंगे 1.661 गुने 98, और आप लोग को 10 पे जो पावर है 24, वो उसको -24 को क्या करना है, कुछ नहीं करना छेड़छाड़, सिंपली आप लोग को गुना कर देना है 1.661 गुने 98 को। और जब इसको आप लोग गुना करेंगे तो आंसर जो आएगा वो आप लोग का आएगा 162.17 गुने 10⁻24 हो जाएगा। आप लोग गुना करके देख लीजिएगा, मैंने यहाँ पे गुना करके देख लिया। तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ओके, तो बिल्कुल आई होप आप लोग को समझ में आ चुका होगा, आप लोग को ट्रिक भी याद हो चुका होगा। बिल्कुल आप लोग इसे याद ही कर लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 71 नंबर सवाल को देखते हैं। परमाणु द्रव्यमान की इकाई होती है, परमाणु द्रव्यमान की इकाई होती है, क्या होती है परमाणु द्रव्यमान की इकाई, तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है।
परमाणु द्रव्यमान की इकाई जो होती है वो आपका एमयू यानी एटॉमिक मास यूनिट होती है। क्या होती है? एटॉमिक मास यूनिट होती है। क्या होती है? एटॉमिक मास यूनिट होती है। तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं और सवाल देखते हैं यहाँ पे 72 नंबर को। खाद्य बीजों को स्टोर करने के लिए नमी चाहिए। खाद्य जो बीज होते हैं उसको स्टोर यानी जमा करके रखने के लिए कितना नमी होना चाहिए? तो नमी जो होना चाहिए आपका 14% यानी आपका 14% का नमी होना चाहिए एटमॉस्फेयर में खाद्य बीजों को स्टोर करने के लिए। तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 73 नंबर सवाल क्या कह रहा है? एनटीपी पर आप लोग का पूछ रहा है एनटीपी पर 44.8 लीटर CO2 मोलों की संख्या क्या होगी? एनटीपी पर आपका 44.8 लीटर CO2 में मोलों की संख्या क्या होगी? तो देखिए इसका एक फार्मूला होता है। एनटीपी पे अगर आपसे पूछे कि एनटीपी पर CO2 से पूछे या आपका कोई भी जो है आपका जो है यहाँ पे यौगिक से पूछे, तो आप लोग को क्या करना है? सिंपली एक फार्मूला याद रखना है कि अगर यहाँ से मोलों की संख्या अगर निकालना है N = NTP पर, तो आप लोग को क्या करना है? आयतन बटे 22.4 करना है। क्या करना है? आयतन बटे 22.4 करना है। मोलों की संख्या पूछ रहा है अगर एनटीपी पर, किस पर? एनटीपी पर पूछिए तो आप लोग को कौन सा फार्मूला लगाना है यहाँ पे? N = आयतन बटे 22.4 लगाना है। कौन सा लगाना है? आयतन बटे 22.4। इसे आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा। तो जैसे आप लोग ये फार्मूला यूज करेंगे तो यहाँ पे देखिए आयतन कितना दिया हुआ है? 44.8 लीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 44.8 लीटर दिया हुआ है। 44.8 लीटर को जब हम लोग भाग करेंगे 22.4 लीटर से, तो कट के जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 2। तो इसका ऑप्शन ए जो होगा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 74 नंबर सवाल क्या कर रहा है? ताप का सबसे अच्छा चालक कौन है? ताप का सबसे अच्छा चालक कौन होता है? तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है ताप का सबसे अच्छा चालक जो होता है वो आपका चांदी होता है। तो चांदी आप लोगों को बिल्कुल याद रखना है। अगला सवाल देखिए और आज का अंतिम सवाल, किसको सार्विक विलयन कहते हैं? किसको सार्विक विलयन कहते हैं? आपका ऑप्शन है अल्कोहल, ऑप्शन बी है आपका सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन सी है आपका बेंजीन, ऑप्शन डी आपका पानी है। तो बिल्कुल इसका आप लोगों को सही जो भी आंसर कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में। और इसका 75 का कौन सा ऑप्शन सही है? A, B, C, D, ये इस तरह से आप लोग को कमेंट करना है। आई होप आप लोग जो है कमेंट करेंगे, क्योंकि कमेंट करेंगे तभी मुझे समझ में आएगा कि आप लोग जो है वीडियोज़ को देख रहे हैं और काफ़ी अच्छे से अपनी तैयारी को कर रहे हैं। तभी मैं आगे वीडियो बनाने को जो है सोचूंगा। अगर आप लोग कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करेंगे तो मैं वीडियो बिल्कुल नहीं बनाऊंगा और रोक दूंगा, क्योंकि अगर आप लोग कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करेंगे तो मुझे भी मज़ा नहीं आएगा पढ़ाने में। तो बिल्कुल आप लोग जो है कमेंट करें इसका सही आंसर क्या है। मैं कमेंट में आप लोग का इसका करेक्ट आंसर जो भी होगा वो मैं बताता चलूँगा। तो बिल्कुल जो है आप लोग को कमेंट करते चलना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करते चलना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो। चलिए मिलते हैं हम लोग इसके अगले वीडियो में इसके अगले क्वेश्चंस के साथ। 25 क्वेश्चन और हम लोग को करना है, तो हम लोग अगले वीडियो में इसको करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।